दो आवेश ए और बी यानी चार्जेस ए और बी को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने फिक्स कर दिया है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब प्रश्न है, किसी तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि वो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम में रहे। साम्यावस्था का मतलब होता है कि वस्तु पर नेट बल या नेट फोर्स शून्य हो। तो हमें ये देखना है कि इन दो आवेशों ए और बी के कारण लगाया जाने वाला बल, जिसके कारण वे तीसरे आवेश को खींचेंगे या धकेलेंगे, उसका कुल योग कैसे शून्य बनाया जाए। दूसरे शब्दों में, तीसरा आवेश किस स्थान पर रखा जाए ताकि उस पर कोई नेट बल ना लग रहा हो। आप ये भी सोच सकते हैं कि ए और बी भी तो एक दूसरे पर बल लगाते होंगे। हाँ, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी को जगह पर स्थिर मानेंगे, यानी कि एक जगह पर फिक्स मानेंगे। आप ऐसा मान सकते हैं कि उनको हमने कील से वहां पर जोड़ कर रख दिया है। तीसरा आवेश स्वतंत्र है, उसे हम कहीं भी रख सकते हैं। हमें ऐसा स्थान ढूंढना है जहां उस पर इन दोनों आवेशों के कारण कोई नेट बल न लग रहा हो। शुरू करने से पहले एक और नज़रिया ये है कि यदि किसी बिंदु पर नेट बल शून्य चाहिए तो उस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब है कि वहां किसी आवेश पर बल नहीं लगेगा। तो सवाल को थोड़ा मोड़कर कहा जा सकता है, इन दो आवेशों ए और बी के कारण बनने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र ब्रह्मांड में कहां पर शून्य होना चाहिए या कहां पर शून्य होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसे पता चलेगा। हमें एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना का सूत्र मालूम है, जो होता है E बराबर KQ/R²। और अगर कई आवेश हो तो हम अध्यारोपण सिद्धांत यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर सभी वैद्युत क्षेत्रों का सदिश जोड़ करेंगे, यानी वेक्टर एडिशन करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बिंदु पर उनका योग शून्य होगा। तो शुरुआत ऐसे करते हैं। दो आवेशों के कारण दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अगर ये दोनों मिलकर शून्य होना चाहते हैं तो ये परिमाण यानी मैग्नीट्यूड में समान होना चाहिए और दिशा में परस्पर विरुद्ध यानी ऑपोजिट होना चाहिए। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश है, उन्हें शून्य करने का यही एकमात्र तरीका है, दोनों बराबर हो और विपरीत हो। केवल इसी तर्क से हम संभावित स्थानों को सीमित करने वाले हैं। मसलन किसी भी ऐसे बिंदु पर जहां ए और बी से आने वाला विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा, वहां तो कुल विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिंदु ऐसा हो जहां दोनों आवेश दूर की ओर बल लगा रहे हो या क्षेत्र बना रहे हो, तो वे आपस में रद्द नहीं होंगे। इस तरह हम देख सकते हैं कि अनेकों बिंदु तो सीधे छट जाते हैं, सीधे अलग हो जाते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने की संभावना है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य तभी हो सकता है जब दोनों आवेशों से मिलने वाला क्षेत्र एक ही रेखा पर एक दूसरे के विरुद्ध हो, और वो रेखा स्वाभाविक रूप से ए और बी को जोड़ने वाली रेखा ही है। यानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इसी रेखा पर यह संभावना है कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे को रद्द कर दें। यह हमारा शुरुआती निष्कर्ष है। लेकिन सिर्फ उसी रेखा पर होने से काम नहीं चल जाएगा। वो बिंदु ए की बाई तरफ हो सकता है, बी की दाई तरफ हो सकता है, या फिर ए और बी के बीच में भी हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि किस भाग में क्षेत्रों के सदिश एक दूसरे के ठीक विपरीत होकर रद्द हो सकते हैं। चलिए पहले ए की बाई तरफ देखते हैं। अगर हम वहां कोई बिंदु चुने तो ए से मिलने वाला विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ है, बी से भी मिलने वाला विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ है, दोनों एक ही दिशा में है, रद्द नहीं होंगे। अतः ए के बाई तरफ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि बी की दाई तरफ भी यही तर्क लागू होगा। दोनों आवेश वहां भी दूर की तरफ क्षेत्र बनाएंगे, वो रद्द नहीं होंगे। अतः बी की दाई तरफ भी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम ए और बी के बीच में हैं
तो ए से मिलने वाला विद्युत क्षेत्र ए से दूर होगा, जबकि बी से मिलने वाला भी बी से दूर होगा। पर ध्यान दे कि ए से दूर और बी से दूर का मतलब इस मध्य बिंदु के लिए परस्पर विपरीत दिशा है। इस तरह दोनों रद्द हो सकते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के शून्य होने की एकमात्र संभावना ए और बी के बीच में कहीं पर होगी। कितने कमाल की बात है कि बिना कोई गहरा गणित किए सिर्फ तर्कों से ही हम इसको जान पाए कि ब्रह्मांड में यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो वो बस ए और बी के बीच पे ये जो रेखा है इस पर कहीं होगा। बड़ा ही शक्तिशाली निष्कर्ष है। लेकिन अब हमें ठीक ठीक पता लगाना है, एग्जैक्टली पता लगाना है कि वो बिंदु कहाँ पर होगा। अब इसके लिए थोड़ा गणित का उपयोग करना पड़ेगा। अभी हम एक बिंदु P मान लेते हैं जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है। ये हम सिर्फ मान रहे हैं। हमें P की स्थिति जाननी है कि ये कहाँ पर होना चाहिए। भौतिकी और गणित में प्रचलित तरीका है, जब कुछ पता न हो तो उसे x मान लेते हैं। तो चलिए A और P के बीच की दूरी को x कहते हैं। हमारा लक्ष्य है x को निकालना। तो हमें पता चल जाएगा, अगर हम x निकाल पाए तो हमें पता चल जाएगा कि P की दूरी A से और B से कितनी होगी। शर्त यह है कि P पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। अब यदि हम A से आने वाले क्षेत्र को EA कहें और B से आने वाले क्षेत्र को EB कहें तो परिमाण की दृष्टि से हमें चाहिए EA बराबर EB। फिर हम विद्युत क्षेत्र का प्रसिद्ध सूत्र इस्तेमाल करने वाले E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, और उम्मीद है कि उससे हमें X मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद भी प्रयास कीजिए। ठीक है, A द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए EA बराबर KQA यानी A का चार्ज बटे R स्क्वायर। यहां पर QA 2 नैनो कूलम है, तो EA बराबर K गुणा 2 बटे x स्क्वायर, और EB होगा K गुणा 18 बटे 25 माइनस x का वर्ग, क्योंकि B का आवेश 18 नैनो कूलम है और P से B की दूरी 25 माइनस x सेंटीमीटर है। ध्यान रहे ये भी वर्ग में जाएगा। हाँ, ये सभी सेंटीमीटर में है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। K, नैनो, कूलम, सेंटीमीटर स्क्वायर ये सब रद्द हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ बराबरी कर रहे हैं। अब इसे और सरल बनाते हैं। 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 18 बटे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 उधर जाकर 18 बटे 2 बराबर 9 बन जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हमें मिलेगा 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 25 माइनस एक्स। फिर 25 माइनस एक्स बराबर 3x यानी 25 बराबर 4x, यानी x होगा 25 बटे 4 यानी कि 6.25 सेंटीमीटर। तो उत्तर मिल गया, x है 6 बटे 25 सेंटीमीटर, यानी बिंदु P A से 6.25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यही वो जगह है जहां पर तीसरा आवेश रखने पर वो साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ध्यान दीजिए, ये बिंदु बिल्कुल मध्य में नहीं है, बल्कि A के काफी पास है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि B का जो आवेश है वो A की तुलना में बड़ा है, अतः B से ज़्यादा दूरी की ज़रूरत है ताकि दोनों क्षेत्रों के परिमाण बराबर हो सके, इसलिए ये A के निकट है। चलिए समझ को परखने के लिए वैसे एक और सवाल करते हैं जो कि और मज़ेदार है। मान लीजिए अगर B का आवेश धनात्मक न होकर ऋणात्मक होता, अब क्या होगा? फिर से वही प्रक्रिया को करते हैं थोड़ा तेजी से। बिंदु तो एक बार फिर से इसी रेखा यानी ये जो ए बी रेखा है इसी पर होगा, लेकिन क्या वो वहीं रहेगा? चलिए सोचते हैं। ठीक है, मान ले हम ए की बाईं तरफ कोई बिंदु लेते हैं। अब ए तो धनावेश है, वो उस बिंदु को दूर धकेलेगा। बी ऋणावेश है, वो अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों दिशाएं परस्पर विपरीत हो सकती है, अतः यहाँ रद्द होने की संभावना है। लेकिन यदि हम A और B के बीच में देखें तो A का क्षेत्र दूर की तरफ धकेलेगा और B का क्षेत्र अपनी तरफ खींचेगा, और इन दोनों में अब दिशा वही बन जाती है, समान दिशा।
वो जुड़ जाती है, रद्द नहीं होती। इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब अगर हम B की दाहिनी ओर देखें तो A का क्षेत्र A से दूर और B का क्षेत्र B की तरफ आ रहा है, तो क्या वो रद्द हो सकते हैं? हाँ, वो रद्द हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिशा विपरीत होने से काम नहीं होगा, परिमाण भी बराबर होना चाहिए। यदि कोई बिंदु P के ज़्यादा निकट है और B का आवेश बड़ा हो तो उस बिंदु पर B के कारण क्षेत्र बड़ा ही रहेगा, जिसे A का क्षेत्र कभी भी संतुलित नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ भी ये रद्द नहीं होगा। लेकिन A की बाई ओर ये संभव है, क्योंकि A आवेश छोटा है, तो अगर बिंदु A के करीब है तो वो B के क्षेत्र के विपरीत और बराबर हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर होगा? हम वही तरकीब अपनाते हैं। अब हम बिंदु P को मान लेते हैं और P तथा A के बीच की दूरी को x कहते हैं। अब हमें फिर से EA बराबर EB निकालना है। हम यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के साइन की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ परिमाण देख रहे हैं। अब B की दूरी P से होगी 25 प्लस x। अब चाहे तो रोककर स्वयं गणना करें और इसे सिंप्लीफाई करें। आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर 18 नैनोकूलम के आवेश का ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखा है, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी मान की बात कर रहे हैं। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो दिशा के लिए है, इसलिए यहाँ पर हम ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लिख रहे हैं। हमें परिणाम मिलता है x बराबर 12.5 सेंटीमीटर, यानी PA से है 12.5 सेंटीमीटर बाई ओर, जहाँ कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर वहाँ तीसरा आवेश रखे तो वो साम्यावस्था में रहेगा। तो इस मामले में हमें साम्यावस्था A और B के बीच में नहीं मिल रही है, A के बाई ओर मिल रही है।